ओके, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में ये वाला टेबल पढ़ा था, इस टेबल को वापस से एक बार देखते हैं। ठीक है, आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का जो रीजन है वाटर के लिए ज्यादा कैसे होता है, वाटर बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रांग। इस स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से H2O को अलग करना मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल हो जाएगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाईएस्ट आता है। ठीक है, आपके पास बॉन्ड डिस्टेंस की बात भी क्लियर है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता रहेगा, हाइड्रोजन ये, ऑक्सीजन ये बॉन्ड लेंथ हो गया। हाइड्रोजन ये, सल्फर ये बॉन्ड लेंथ हो गया। उसी तरह हाइड्रोजन ये, सेरिलियम ये बॉन्ड लेंथ हो गया। तो आपका जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। बॉन्ड एंगल के साथ हमने क्या समझा था? बॉन्ड एंगल के साथ हमने ये समझा था कि देखो जी, अगर आपके पास O H और H है एंड S H और H है, तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एरिया में होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एरिया में होगी तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होंगे, और रिपल्शन ज्यादा होंगे तो क्या होगा? जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा होगा। तो सीधे सीधे हम क्या बोलते हैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जितना ज्यादा सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है। अगर डिक्रीज करता जा रहा है तो एंगल कम होता जा रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन की बात हो गई कि आपका फॉर्मेशन का मतलब भी है, आप समझ रहोगे कि बनाने में कितना इंथैल्पी लगेगा। पानी बनाने में काफी एनर्जी रिलीज होता है, H2S में उससे कम होता है। एंड ये दोनों तुम्हारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि इनको बनाने में एनर्जी लग जाता है। ठीक है, डिसोसिएशन एंथैल्पी में अगर आप देखो तो नीचे आपका डिसोसिएशन, इनको तोड़ना ज्यादा आसान है H2S को, H2TE को। रीजन कि आपके पास जो ओवरलैपिंग होता है वो मुश्किल होता जाता है। याद है कि नहीं याद है वाली बात? ओवरलैपिंग नीचे जाते जाते मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, बॉन्ड वीक हो जाता है। बॉन्ड वीक हो जाता है, तोड़ना आसान हो जाता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट, वही चीज पता चल रही कि अगर बॉन्ड तोड़ना आसान है तो H+ लूज करना नीचे वाले के लिए ज्यादा आसान होगा, यहाँ पर ज्यादा आसान होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये सारे केसेस है। आ जाओ, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन के लिए बात करें। ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ EO2 एंड EO3 टाइप्स। तो SO2 बनता है, SO3 बनता है, SeO2 बनता है, SeO3 बनता है। ठीक है, ये सब के सब +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे? लेट्स सी। सल्फर के साथ क्या होगा? सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा आपके पास। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल भी होता है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराओगे तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे कूद जाएगा। और ये आगे कूद जाएगा तो इस बार आपके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, या कितने ऑर्बिटल ऐसे हैं जो हाफ फिल्ड है? 4। 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। अगर 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? 4 कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया तो ये 6 बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? आपका वेकेंट ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड होते हैं। ओवरलैपिंग से बनेगा ना, एक इसमें होगा एक इसमें होगा, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इस बार इसकी वजह से ये 6 बॉन्ड बना सकता है। तभी इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या जो आप देख रहे हो वो 4 और 6 दो निकल के आ रहा है। डाउन द ग्रुप जाते हुए याद है इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात की थी मैंने। डाउन द ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन को आगे फेंकना मुश्किल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये S के इलेक्ट्रॉन है और S के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं। अगर S के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन को आगे कुदाना मुश्किल हो जाएगा। रीजन, इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। क्या ये बात याद है कि नहीं याद है? हाँ या ना? इनर्ट पेयर यस इफेक्ट। सर। ठीक है, तो नीचे जाते हुए तुम्हारे पास क्या होगा? इसी ग्रुप में ऑक्सीजन तो -2 शो करता है, बट नीचे जाते 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 4 भी शो करते हैं, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन तो +2 तक जाता है सिर्फ। इसके बाद वाले 4 और 6 दोनों शो करते हैं, बट लास्ट तक जाते जाते सिर्फ 4 का स्टेबिलिटी बढ़ता है। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर? अब इस लाइन को देखते हैं। ऑल द एलिमेंट्स शो फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ EO2 एंड EO3 टाइप्स वेयर S this ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और वाइल गैसेस। Cerillium SeO2 is solid. Reducing property of dioxide decreases from SO2 to TeO2। इस लाइन को समझो। अगर आपके पास SO2 से SeSO2 से TeO2 तक अगर आप जाओगे तो इसका टेंडेंसी टू फॉर्म +6 सबसे ज्यादा है।
एंड इसका टेंडेंसी टू फॉर्म +4 ये सबसे ज्यादा है। क्या ये बात सही है कि नहीं है? इसका टेंडेंसी टू फॉर्म +4 ये सबसे ज्यादा है। तो अगर ये +6 बनाएगा तो ये खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। क्या ये बात सही है कि नहीं है? तो SO2 तो आराम से ऑक्सीडाइज हो सकता है और सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है, तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है। बट नीचे वाला तो ऑलरेडी +4 में है, इसका +4 ही स्टेबल होता है, ये आगे इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। इवन TO2 के साथ अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है बच्चे, वो मुश्किल हो जाता है। वो मुश्किल हो जाता है। अगर वो मुश्किल हो जाएगा तो वो चाहेगा कि वो +2 ही दे। +2 ही कैसे दे? सिर्फ इन दोनों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड करे। तो हम ये बोलते हैं कि जो TO2 है ना, वो TO बनाने की कोशिश करता है, वो तो +2 में जाने की कोशिश करता है। तो वो रिड्यूसिंग की बजाय ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। कैसे? खुद रिड्यूस होगा। अगर खुद रिड्यूस होगा तभी तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉन्सेप्ट ये है कि सल्फर +6 में आसानी से जा सकता है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है तो सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है। नीचे जो TO2 है, वो +4 से ज्यादा +2 में रहना प्रेफर करेगा। वो चाहता ही नहीं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना। वो बिल्कुल नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा ताकि +2 में हो जाए, जो ज्यादा बेटर है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है। Besides EO2 type, sulfur and sulfur also form EO3 type oxide. Both or types of oxides are acidic in nature. अब हमारे पास ये वाला पैराग्राफ खत्म हो गया। एक बार देख लो, आपको डाउट हो सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है। किसी को भी सेकंड पैराग्राफ में डाउट हो? नम्रता, कोई डाउट बच्चे? नो सर। ठीक है। ओके। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स EX6, EX4, EX2। अगेन, अगर आप देखो कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, तो ऐसा इसी वजह से हो रहा है कि आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS2 NP4। तो या तो ये दो बॉन्ड बनाएंगे इन दोनों की वजह से, एक दो, या तो ये चार बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट कर दिया, ये ऐसे रहा। या तो हम चार बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, या तो हम कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 बॉन्ड बनाएंगे। देखा आपको कि इस बार इलेक्ट्रॉन को और एक्साइट कर दिया गया है। 6 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 6 बॉन्ड। ठीक है। इसी वजह से आपके पास क्या है? X2, X6, X2। ये देखा, X2, X4, X6, where E is an element of the group and X is halogen. The stability of halides decreases in the order F minus Cl minus Br minus I minus। इस बात को समझ लेते हैं बच्चे। वो कह रहे हैं कि आपका स्टेबिलिटी हैलाइड के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ओवरलैपिंग का जो चांस है वो कम होता जाएगा। ओवरलैपिंग मुश्किल हो जाएगी। जितना बड़ा एटम होता है उतना मुश्किल होता है ओवरलैप होना। ओवरलैप होना क्यों मुश्किल हो जाता है जनरली? अगर आप दो फुटबॉल की बात करो, कभी सोचना, दो फुटबॉल को पास लाना हो, दो कॉस्को बॉल को पास लाना हो, दो टेबल टेनिस बॉल को पास लाना हो, ठीक है, आया समझ में? दो फुटबॉल को पास लाना हो, दो दो कॉस्को बॉल को पास लाना हो, दो टेबल टेनिस बॉल को पास लाना हो, और दो दानों को पास लाना हो, दो सैंड के दाने। सबसे पास कौन आ पाएगा? सैंड के दाने। होगा कि नहीं होगा? सबसे पास कौन आएगा? सैंड के दाने। तो जो जितना पास आता है, वो पास आने की वजह से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग उतना आसान होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग मुश्किल हो जाएगा। अगर ओवरलैप नहीं होगा तो शेयर नहीं होगा, और अगर शेयर नहीं होगा तो बॉन्ड कैसे बनेगा? या अगर बन भी रहा होगा तो बहुत वीक होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग एरिया बहुत कम होगा। इतना सा टच कर गया, हट, ऐसे टूट जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है कि द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइलाइट डिक्रीजेस इन द फॉर्म अमंगस्ट हेक्साफ्लोराइड्स, हेक्साहलाइड्स। हेक्सा आर द ओनली स्टेबल हैलाइड्स। ठीक है। ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस इन नेचर। ठीक। दे हैव octahedral structure. Sulfur hexafluoride is exceptionally stable for steric reasons. ओके। चलो जी। तो आपके पास जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको उसकी एक बहुत बढ़िया बात भी बताता हूँ। शायद से मैंने आप लोग को ऑलरेडी भी बता रखी हो, अगर नहीं पता है तो
ये इसका सल्फर हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये रहा, ये ना फ्लोरीन इसको इतना तगड़ा पैक कर देते हैं सल्फर को हर तरफ से कि कुछ भी इसके अंदर घुस ही नहीं पाता है। ये गैस इतना इनर्ट हो जाता है कि हम इसको सर्जरीज में यूज करते हैं। एंड मेरे खुद भी सर्जरी हो रखा है और मेरे आंख में इस गैस को डाला गया था, ठीक है। और ये गैस इतना ज्यादा सही है, ये बिल्कुल ही इनर्ट होता है, इस पे किसी भी टाइप का कोई रिएक्शन नहीं होता। रीजन, रिएक्शन इस वजह से नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इस सल्फर वाला पॉइंट है जो बहुत रिएक्टिव, बट सल्फर तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। ये ऐसे बन के पूरा पैक हो जाता है, क्रिस्टल टाइप का, ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल बनने लगते हैं, काफी इनर्ट हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्ट्रक्चर क्लियर हुआ ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है? यस सर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमारे पास ऑल ड्यू टू स्टेरिक रीजन। देखा स्टेरिक रीजन क्या, ऐसे छोटा सा एटम है, हर तरफ से कवर कर लिया, कोई अंदर ही नहीं जा पाता। ठीक है, अमंग टेट्राफ्लोराइड्स SF4 इज गैस, SCF4 इज लिक्विड एंड TeF4 इज सॉलिड। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जैसे आप नीचे जाओगे साइज बढ़ रहा है। बच्चे याद रखना, अगर साइज बढ़ेगा तो आपका वैंडर वॉल फोर्सेस बढ़ते हैं, और अगर वैंडर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेट चेंज होने का चांस है। अब है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप याद करो जितने भी कार्बन होते थे C1 to 4 जो कार्बन होते थे, पहले 4 वो गैसेस होते थे। उसके बाद 17 से 18 तक, करीबन 5 टू लेके 17 तक, ये तुम्हारे पास पता है क्या होता है, ये लिक्विड थे। एंड C17 से ऊपर ये तुम्हारे पास क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। रीजन, रीजन वही है, वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, ज्यादा कार्बन है, ज्यादा फोर्सेस है, ज्यादा फोर्सेस है, सॉलिड टर्न होने लगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये वाला रीजन समझ में आया कि भाई ये वैंडरवाल फोर्स की वजह से जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा वैंडरवाल फोर्सेस होगा। These fluorides have sp3 hybridization। आप हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल तुरंत निकाल सकते हो। जिनको नहीं आती वो हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज करे। एक बार हम वापस से हल्का सा एक टिप बता दे रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या ये बात सही है कि नहीं है? यस सर। अगर आप इसमें करो SF4 के साथ करोगे तो सल्फर के बार कितने होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें से 1 2 3 4 4 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है, एक लोन पेयर हो गया। इसका आंसर आया 5। 5 का मतलब होगा sp3d। क्या कोई डाउट है? इस तरीके से निकाल हाइब्रिडाइजेशन तो आप याद कर सकते हो, याद कर रहा हूँ कि आप रिवाइज कर सकते हो। Thus have tetragonal biproduct in which one of the equatorial and other is occupied by lone pair। ये पूरा का पूरा वही है, सीसॉ ज्योमेट्री। ठीक है, अगर आपने ये किया तो अगर एक लोन पेयर है तो लोन पेयर्स आर ऑलवेज पुट एट द इक्वेटोरियल पोजीशंस। आई होप एवरीबॉडी नोज दिस। ठीक है, कि लोन पेयर अगर कभी भी आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तो उसको हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालते हैं। रीजन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इस पे रिपल्शन लीस्ट लगता है। ठीक है, यहां से सिर्फ 90 लग रहा है और यहां से सिर्फ 90 लगेगा, दो रिपल्शन लग रहे हैं। हम बोलते हैं 120 पे जो रिपल्शन होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे लगा दिया होता तो इसको यहां से भी रिपल्शन मिलता है, यहां से मिलता है, यहां से मिलता, तो 3 रिपल्शन होते, ज्यादा रिपल्शन होता। इसलिए हम इसको यहां नहीं लगाते। लोन पेयर्स आर ऑलवेज पुट ऑन द इक्वेटोरियल साइड। क्या ये बात ठीक है? यस यस सर। ठीक है, ऑल दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। ठीक है, these are this is they have tetrahedral section। the well known monomerites are diameric in nature। ओके, आज मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। कुछ इस तरीके से, तो आप ऐसे जैसे O2F2 होता है, O2F2 कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ऐसे ये रहा। वैसे S2Cl2 करके आएगा, Se2Cl2 करके आएगा। तो जितने भी आपके पास मोनो वाले हैं वो सब डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दीज डाइमर हैलाइड्स अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन गिवन बिलो। ठीक है, आपके पास ये कौन सा है? आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था सबसे पहले स्टार्ट करने से। क्या मैंने आपको पहले एक ट्रिक पढ़ाई थी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आपके पास ग्रुप नंबर क्या हो, ऑड हो, एंड ऑक्सीडेशन नंबर इवन हो। क्या ये बात पढ़ाई थी? यस सर, बताया था। यस सर। ऑक्सीडेशन, तो हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन क्या होने वाला है, रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट होने वाला है। देखो जी, ग्रुप नंबर कैसा है? 16 है, इवन है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट सब पे क्या है? +1 +1 +1 +1 होगा ना, डिस्प्रपोर्शनेट। ऑड आ रहा है, दोनों इवन होता तो नहीं होता डिस्प्रपोर्शनेट। अगर एक ऑड है एक इवन है तो डिस्प्रपोर्शनेट होगा। डिस्प्रपोर्शनेट होगा तो भाई वो कुछ इस तरीके से डिस्प्रपोर्शनेट होगा ना कि स्टेबल में जाए।
तो आपका एक तो एलिमेंटल स्टेट में हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि नीचे जाने वाली चीजों का +4 ही स्टेबल होता है, +6 तक कम ही जाती हैं। तो +4 में चला गया और सेरेलियम में चला गया, क्या कोई डाउट है? सिंपल डिस्प्रपोर्शनेशन। आपको बस इतना भी पता होता कि डिस्प्रपोर्शनेट होने वाला, तो भी आप गैस कर सकते थे हाँ यही होना चाहिए था कुछ। क्लियर? जहां तक आप देख लो, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लो। आप ये वाले इंटेक्स क्वेश्चंस तक सारे लोग रीड कर लो। डन? यस सर। किसी को डाउट है? देखो ये वाला, ये आपका जो और वाली बात थी, H2S इज लेस एसिडिक देन TO, ये भी हमें पता है कि भाई ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग है तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो बनेगा नहीं। ड्यू टू इंक्रीज, अच्छा ये बस वही लिखा ही इसका रीजन, द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी भी अगेन क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। वाई इज H2O लिक्विड, बाई H2O में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, इसलिए H2O लिक्विड है। ठीक है, आ जाओ जी, बहुत बढ़िया। डाई ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। डाइऑक्सीजन इज वेरी इजी। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में आपने ये रिएक्शन देखी होगी। सबसे पहले जब चैप्टर नंबर 1 आता है तब होता है, और तब हमें लगता है कि सर हम कैसे पढ़ेंगे केमिस्ट्री, इसमें तो बहुत सारी रिएक्शंस है। तो सारी रिएक्शंस इसी चैप्टर के। सिंपल, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। अगर आपने स्टोशियोमेट्री के क्वेश्चन किए होंगे तो वहां पर ये इक्वेशन मिलती ही मिलती है। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ोगे कुछ इस तरीके से, इसको बैलेंस कर लो, ये आपके पास रिएक्शन है। इसको बोलेंगे आपके पास क्लोरेट। आपको याद होगा, आपको याद है ना, मैंने इसका नॉमेनक्लेचर भी करना सिखाया था। इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे इक एसिड, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? क्लोरिक एसिड होगा कि नहीं होगा, और इक एसिड का जब सॉल्ट बनता था तो 8 बनता था कि नहीं बनता था? तो ये क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट। क्लियर? याद आया कि नहीं याद आया? नहीं याद आया तो मैं फिर से बता दूं। जब एक एसिड का सॉल्ट बनाते हो तो 8 बनता है, और जब एस एसिड का सॉल्ट बनाते हो तो 8 बनता है। कैसे? देखो, सल्फ्यूरिक एसिड होता है कि नहीं होता? सल्फ्यूरिक एसिड का कैसा होता है, सल्फेट। आप सल्फ्यूरस एसिड करके देखो, सल्फ्यूरस एसिड का क्या होता है, सल्फाइट। क्या याद आया कि नहीं याद आया? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। चलो ओके। ओके, ठीक है। बाय थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हायर ऑक्सीडेशन। अब आपको लग रहा है कि ये क्या दिया हुआ है? बच्चे बहुत ही सिंपल है। मैं आप लोग को ना कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ मेटलर्जी में। आपको मेटलर्जी में याद होगा, अगेन ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर कार, फिर सीडी कोनीस ने, फिर याद है प्रभा ही कुटी होगी आज आओ। मैंने बोला था बच्चे ये वाले ना ऑक्सीजन के साथ वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं ना, लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ इतना चिपकते ही नहीं है। अगर चिपकते नहीं तो कई बार ये अपने आप ही टूट जाते थे, याद है? अपने आप टूट जाते थे, या फिर इनको हीट करके तोड़ सकते हैं। इनसे चीजों को अलग करना बहुत आसान है। आपने हल्का फुल्का हीट किया, ऑक्सीजन अलग हो गया, हल्का फुल्का हीट किया, ऑक्सीजन अलग हो गया, हल्का फुल्का हीट किया, ऑक्सीजन अलग होने लगा। अब बात है सर ये क्या हो रहा है? इसमें जरूर से याद रखना, ये है PbO2 + 2PbO। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। अगेन जब आपने तोड़ा तो ये PbO में कन्वर्ट हो गया, +O2। इसमें भी याद हो, PbO2 को अपने क्या, PbO + O2। रिडक्शन हो गया इनका। आपको समझ नहीं, अभी भी लग रहा है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा? तो पहले ये +4 में था, ठीक है, आपके पास देखो +4 में भी था, +2 में भी था।
आपका रिडक्शन हुआ तो +4 वाला +2 में चला गया, और +2 वाले का जो है देखो, +4 वाले का वही चीज इसी में तोड़ के देखा है। क्या ये बात समझ में आए? +2 में जा रहा है बार बार, लेड +4 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन रिएक्शन से हीट करके रिड्यूस हो गया, दिखा? पहले ये दोनों बताओ। ठीक है, मेटलर्जी के कॉन्सेप्ट से समझोगे तो ज्यादा आसान है ये। ठीक है, हाइड्रोजन peroxide is readily decomposed into water and dihydrogen by catalysts such as fine divided metals and manganese. On large scale it is prepared by water and air. ये I hope ये वाली रिएक्शन क्लियर ही है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लीड्स टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड एंड एनोड, ये आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा रखा है। ठीक है, industrially dioxide obtained from air by first removing carbon dioxide in water vapor, and then remaining gases are liquefied and fractional distilled to give nitrogen and dioxygen। एक बार आप रीड कर लो, यहाँ तक पूरा रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस जरूर कर लेना, डाइऑक्सीजन सबसे रिएक्ट करता है एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम। रीजन कोई बता सकता है बेटा? चलो रीजन ना भी पता हो, अगर रीजन आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप ये याद रखना कि उन्हीं चीजों से रिएक्ट नहीं कर रहा जो हम गले में पहनते हैं। गोल्ड और प्लैटिनम को हम काफी ज्यादा वेयर करते हैं, और वो इसीलिए वेयर करते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से वो कितना फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं यस आ रही? सर। ठीक है, Yes, चलो जी। sir. इट्स कॉम्बिनेशन विद स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक पता है कि ऑक्सीजन के साथ कुछ भी करते हैं तो बर्निंग रिएक्शंस होती हैं। आई डोंट थिंक कि इनमें से किसी भी रिएक्शन में आपको डाउट आएगा, यहां तक आप बिल्कुल आराम से रीड कर सकते हो इस पेज को। फिर हम आगे चलना शुरू करते हैं, और जैसी हो जाए तो मुझे बता देना है। सर सर मोनोहेलाइड डाइमर क्यों बनाती है वो बता दीजिए। बच्चे, मोनोहलाइड डाइमर का बनाने का सिंपल सा वजह ये है, ठीक है, अगर आपने, हाँ, अगर आपने ऐसे कर दिया, जो HCl बना दिया मान लो, ठीक है, मोनोहलाइड हो गया, आपके पास सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो ये है, इसने एक इलेक्ट्रॉन तो पेयर करा दिया इसके साथ शेयर करके, ये एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड नहीं हो गया? यस सर। तो ये जो अनपेयर्ड है ये ऐसे डॉट की तरह, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अनस्टेबल है, तो दूसरे वाले के साथ ये है कि नहीं? यस सर। यहाँ तक किया आप लोगों ने? Yes, sir.
यस सर। एक एक चीज पढ़ लेना। क्या किसी को भी इसमें कोई डाउट हो? ये रिएक्शन में बर्निंग की रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड, वो ऑक्साइड, ये ऑक्साइड, ये देखो। ठीक है, आ जाओ जी। ये रिएक्शन आपका H2SO4 वाले के केस में जरूर से आएगा। इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, इसको डेकेन्स प्रोसेस बोलते हैं। आपको दोनों ही याद रखना पड़ेगा। याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो कैटलिस्ट है ये बड़े स्पेसिफिक है। बिना इस कैटलिस्ट के आप नहीं बात कर सकते, इसलिए कैटलिस्ट स्पेसिफिक है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, और कोई वजह नहीं। मतलब और कोई वजह क्या, और कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है, आपके पास V2O5 यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है, यहाँ पे CuCl2 कर रहा है, इसको डेकेन्स प्रोसेस बोलते हैं। आ जाओ जी। ठीक है, इन एडिशन टू द इम्पोर्टेंस इन नेचुरल कंबशन, ऑक्सीजन यूज्ड एज ऑक्सीएसिटाइलिन वेल्डिंग, वेल्डिंग में काम आता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी मेटल्स पर्टिकुलरली स्टील, आपने मेटलर्जी में पढ़ा। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हाई ऑल्टीट्यूड दिस माउंटेन द कंबशन ऑफ फ्यूल्स। हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन प्रोवाइड्स ट्रेमेंडस थर्स्ट इन रॉकेट्स, तो रॉकेट फ्यूल में भी काम आता है। Which of the following do not react with oxygen directly? ठीक है, चलो जी। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये देखो बर्निंग की रिएक्शंस है। सिंपल ऑक्साइड्स के बारे में बात करें, शुरू करें। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, ओके। अब बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड। बाइनरी का मतलब होता है सिर्फ दो चीजों से मिलके बना हुआ है, MgO, Na2O, ये ऑक्साइड्स हैं। सिर्फ एक मेटल एक नॉन मेटल। ठीक। As already stated, oxygen reacts with most of the elements of the periodic table to form oxides. In many cases, one element forms two or more oxides. The oxides vary widely in their nature and properties. वो कह रहे हैं एक से ज्यादा ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। ऑक्साइड्स कैन बी सिंपल और मिक्स्ड, ये जरूरी है। इन दोनों मिक्स्ड ऑक्साइड को आपने देखना है। ये होगा PbO प्लस PbO2, ये होता है FeO प्लस Fe2O3। ये मैंने आपको मेटलर्जी में सिखाया था, ये वाला याद है? ये वाला आपको अभी यस सिखा रहा सर। हूँ, PbO एंड PbO2। ठीक। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है? सिंपल ऑक्साइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर या कैरेक्टर। ठीक है, ऑन ऑक्साइड विद, ये मैं अगर आपको डाउट हो तो मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको याद रखने के लिए कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स याद करने का एक तरीका है, आपके पास मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल एसिडिक। ऑक्साइड एसिडिक होता है। ठीक है, तो हमने याद किया था पंजाबी सब गए ऑस्ट्रेलिया सिडनी, बेटा कार और आसान जिंदगी। मतलब ऐसे ना कि पंजाबी सारे गए ऑस्ट्रेलिया सिडनी, क्यों? क्योंकि वहां पे कारें हैं और आसान जिंदगी है। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे, तो इसका जो है PbO, PbO2, ये सारे आपके पास एम्फोटेरिक है। जर्मेनियम का GO होता है। ठीक है, आपके पास ZnO है, SnO, SnO2 है, Al2O3 है, Cr2O3 है। ठीक है, तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो जो एम्फोटेरिक है, एक जनरल आइडिया लग जाता है जो एम्फोटेरिक है उनका। ठीक है, तो आपके पास क्या रहा यहीं पे? हम्म An oxide which combines with water to give acid is termed as acidic oxide। ये देखो, ये लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं जो एसिड पानी में डालने के बाद एसिड बन रहा है वो एसिडिक ऑक्साइड है। बात है सर, ये मुझे कैसा पता चलेगा? ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, एक छोटी सी बात है। इसको उठाया, पानी में डाला, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड, याद आया? सेम हाइड्रोलिसिस के टाइम पे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड। कैसे? आपका SO3 है +6 है, लेकिन SO3 है +6 आ रहा है कि +4, कितना आ रहा है? SO2 है, सॉरी। ठीक है, SO3 है, SO2 है, दोनों का रिएक्शन लिख रहा है। SO3 का नहीं लिखा, आप लोग अपने बुक्स में लिखोगे। +6 वाला ऑक्सी एसिड कौन सा होगा? H2SO4। H2SO4 देख लो। देखिए नेक्स्ट तुम्हारे पास SO2 + H2O करोगे तो ये आएगा H2SO3। क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, H2SO3 आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है? एज अ जनरल रूल ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, बट ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखो कैसे होता है, जैसे जैसे आपके पास मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है,
एसिडिक नेचर होता क्या है एग्जैक्टली ना? एसिडिक नेचर है कि लुइस एसिड के हिसाब से एसिडिक नेचर डिफाइंड है। लुइस ने ये बोला कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग नेचर है, तो आपका एसिडिक नेचर है। कैसे? Mn के ऊपर +7 की वजह से ना इसके न्यूक्लियस पे इतना ज्यादा प्रेशर आ चुका है इलेक्ट्रॉन खींचने का कि ये कैसा होगा। आ रहा है बात समझ में? कि इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा वो आ चुका है इसके ऊपर खींचने का कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, ये एसिडिक नेचर का टर्न होने लग जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो हैव एसिडिक कैरेक्टर। ये चैप्टर 3 जिनको मैंने पढ़ा है उनको पढ़ाया था, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, एग्जाम्पल Mn2O7 +7 पे, क्रोमियम में +6 पे, V2O5 में बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से खींचना शुरू करेगा, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल बहुत ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फैक्ट समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, ये वाली बात समझ में आया? न्यूक्लियस पे दबाव पड़ रहा है, 7-7 इलेक्ट्रॉन, 8-8 इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बाहर से भी खींचेंगे। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलो जी। द ऑक्साइड्स विच गिव अ बेस विद वाटर आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल ये रहे, इसको पानी में डालोगे तो मेटाइल्स और ऑक्साइड्स। सम मेटालिक ऑक्साइड एग्जिबिट डुअल नेचर, दे शो ऑक्साइड्स ऑफ बोथ एज वेल एज दिस। सच ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक, दे रिएक्ट विद अल्कली। ये आपके पास एल्यूमिनियम का क्लासिक एग्जांपल। ये रिएक्शंस याद करने से एक फायदा ये होगा कि आपको चैप्टर नंबर ग्रुप 13 का भी एक रिएक्शन हो गया और यहाँ का भी रिएक्शन हो गया। अब देखो हुआ क्या, इसने एसिड के साथ रिएक्शन किया, कॉम्प्लेक्स बनाया वाटर। बेस के साथ किया तो आपके पास अगेन कॉम्प्लेक्स बनाया। जब एसिड के साथ कर रहे हैं तो H2O के साथ कर रहा है ये, देखिए। और आपके पास यहाँ पर जब कर रहे हैं तो ये अगेन OH- के साथ कर रहा है, बेस से OH- आ रहा होगा। एक बार ये वाला देखना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा, आपको लग रहा होगा अभी टिपिकल है बट ये काफी सिंपल है। बेस से OH- आया, यहाँ पे आ गया। आप बोलो सर यहाँ Cl आना चाहिए था, नहीं लगता Cl इतनी जल्दी। ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब करना ज्यादा आसान है। रीजन, आप एक चीज समझना, देखो होगा क्या। आपको लग रहा है सर ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपने इसको पानी में डाला होगा तो पानी ज्यादा है, Al3+ के पास पानी का चिपकना ज्यादा आसान है। आप बोलो सर वो तो NaOH के अंदर भी है, NaOH के साथ नहीं है। OH- इज अ बेटर बेस। OH- ना ज्यादा Al3+ की तरफ अट्रैक्ट होगा, देखो यही बात समझ में। OH- Al3+ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, क्यों? क्योंकि वो पानी से भी आ रहा है और बेस से भी आ रहा है, दोनों तरफ से आके चिपक रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप इसको थोड़ा बहुत याद ही रख लो तो ज्यादा बेटर है। चलो जी, ये वाली चीज यहां तक देखना। ये मैंने आपको थर्ड चैप्टर में अगेन बताया था, आपको फिर से याद रखना है। सिर्फ 3 ऑक्साइड हमारे कोर्स में ऐसे हैं, जो कौन से हैं? जो आपके पास न्यूट्रल है, CONO and N2O। जल्दी से देखना, यहां तक देखो। ये वाली रिएक्शन में तो समझ में आ रहा हो, कॉम्प्लेक्स से अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में दिक्कत आ रही है तो आपका कोऑर्डिनेशन होते ही बहुत ही ज्यादा आसान है, क्लियर हो जाओ, बहुत आसान। आप जितना सोच रहे हो उससे बहुत ही ज्यादा आसान है। बात है कि थोड़ा बताने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप यहां तक आराम से रीड करें वापस से, डाउट होए तो मुझसे पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। बस खत्म होने वाला है चाहे ग्रुप 16। आ रहे ना समझ में? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके,
बस हमारा ये खत्म ही होने वाला है, काफी बड़ा चैप्टर है ना, इसको एकदम से रश नहीं किया जा सकता, लेकिन अच्छा चैप्टर है ये। आपको दिख रहा होगा जितना भी आपने केमिस्ट्री पढ़ा सब एक जगह आके लगता है। हाँ जी, डन है। यस सर। शुरू करें यस आगे। देखिए आप लोगों ने नम्रता किया, ख्याति कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? नो सर। ओके ओके। लोना आपको? नो सर। ओके ठीक है। ओजोन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ओजोन को आप लोग सभी जानते हो। ओजोन कहाँ पे होगा? बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर पे होता है, जो शुरुआत का होगा आपका एटमॉस्फेयर का, उसमें ओजोन बनता है। देखा, ओजोन काफी अनस्टेबल होता है और इसमें दो तीन बातें। हम ना ओजोन को बनाना चाहते हैं, तो ओजोन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक रिएक्शन लेते हैं, इसको ओजोनाइजर बोलते हैं जनरली, ओजोनाइजर। और जो इक्विपमेंट होता है उसको बोलते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसके थ्रू हमारा ओजोन का फॉर्मेशन होगा। कैसे? आप यहां से, एक तो इसका बनना जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है, और जैसे ही आप बना रहे हो और ऊपर से ना ये गैस है, ये भी गैस है, और ये रिएक्शन भी आपका एंट्रोपी के अगेंस्ट चलता है। कैसे? आज जो डेल्टा जी की बात करते हैं, तो डेल्टा जी क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी बताता है, मतलब क्या कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये डेल्टा जी के साइन से पता चलता है। अगर डेल्टा जी कैसा है आपका, नेगेटिव है, तो वो रिएक्शन होगी, और अगर आपके पास डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। डेल्टा जी की अगर अब हम बात करें तो हम देखते हैं डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस। आप देखो जी, आपके पास पहले गैस ज्यादा थी और अभी गैस कम है। देखो, 3 मोल से 2 मोल हो गया। अगर गैस कम है तो जो डेल्टा एस है, एंट्रोपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आपने देखा डेल्टा एच ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, डेल्टा जी क्या हमेशा पॉजिटिव है। तो ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपका ओजोन कभी अपने आप नहीं बनना चाहिए। आई बात समझ में? अपने आप नहीं बनना चाहिए, या फिर आप समझ सकते हो ओजोन बनाने में एनर्जी लगेगा काफी। क्या ये वाली बात समझ में आ रहा है? ओजोन बनाना इज नॉट एट ऑल फेवरेबल। ओजोन का ब्रेकडाउन करना इज वेरी फेवरेबल। बहुत जल्दी टूटना शुरू हो जाता है, बनने में बहुत टाइम लगेगा, बनने में काफी एनर्जी लगती है ओजोन की, ये बात है। अब है कि ये ना, अगर आपने हल्का सा भी हीट कर दिया, आपने जरा सी भी एनर्जी दे दी, ये हिल जाएगा, टूट के इधर आ जाएगा। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते बच्चों की ये चीज टूट के इसमें आए। आपको ना बहुत अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। साइलेंट क्यों ले रहे हैं? ताकि बिल्कुल साउंड भी ना आए। साउंड भी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों? क्योंकि हीट के लिए सेंसिटिव होगा। भाई ऑक्सीजन और ओजोन तो हीट के लिए सेंसिटिव होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो हीट नहीं कर सकते पर एनर्जी देना है। क्या ये बात समझ में आया कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का क्या मतलब है? हीट नहीं कर सकते पर एनर्जी देना है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इस वजह से ताकि आपके पास साउंड एनर्जी भी ना हो जाए। क्या ये बात समझ में आए? सर हीट क्यों नहीं दे सकते? बच्चे हीट करोगे तो बॉन्ड टूटने का चांस है।
आप देखो ना एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, आई बस में एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आज जो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होगा, क्यू इधर होगा कि नहीं होगा? देखो Yes, sir. रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्यू इधर हो, अगर आप क्यू को बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आएगी, ओ सॉरी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। पर ये तुम्हारे पास इसका ब्रेकडाउन करना आसान है, तो आपने जैसे ही किया तो तुम्हारे पास रिएक्शन पीछे आना शुरू हो जाती है, रिएक्शन ओजोन ब्रेक डाउन कर जाएगा। ओजोन का टूटना ज्यादा आसान है, यही बात समझ में है? ओजोन का टूटना आसान है, बॉन्ड डिसोसिएशन, ऑक्सीजन ना ये ओजोन बहुत जल्दी O2 और O में टूट जाता है, बहुत जल्दी। आपने एनर्जी दी, आपने हीट दिया तो टूट जाएगा ही, फायदा ही नहीं होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सर आपका मतलब डाउट? ऐसा होगा कि अगर हम O2 को हीट देंगे तो वो ओजोन बनाएगा, फिर वो एकदम रिवर्सिबल होके O3 टूट जाएगा। नहीं, अगर आपने इस देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि इसको हीट दो इसको ना दो, ये सब तो एक ही कंटेनर में चल रहा है। अगर आपने यस हीट सर। दिया, अगर आपने हीट दिया तो सबको ही जाएगा, तो ओजोन टूट टूट के ऑक्सीजन में जाने लगेगा। यस सर। ठीक है, इसलिए ये हीट के लिए सेंसिटिव होगा। चलो जी, अब रीड करके देखते हैं। ओजोन इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इट इज टू रिएक्टिव टू रिमेन इन द लॉन्ग इन द एटमॉस्फेयर एट द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर। इट इज फाउंड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यूवी से ही बनता है। This ozone layer protects the Earth from excessive concentration of UV radiation. When a slow stream of oxygen pass through a silent electrical discharge, conversion of oxygen to ozone 10%, कि इतना सब करने के बाद भी 10%, the product is called as ozonized oxygen. क्यों बोलते हैं ये चीज समझना। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब है ओजोन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, तो मिक्सचर बनता है। आ रही होगी बात समझ में, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, कि ओजोन तो बना ही बना, जो ऑक्सीजन नहीं कन्वर्ट हुआ वो भी तो मिलेगा। तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, क्या नाम समझ में आया ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का क्यों रखा गया? Yes, sir. यस सर। चलो जी, तो O3 प्लस O2 ये तुम्हारे पास रिएक्शन हो गया। तो ये क्या है, हैज नो स्पार्क एंड क्रिएट्स लेस हीट एनर्जी एज ओजोन इज हीट सेंसिटिव। O3 इज द सेकंड स्ट्रॉन्ग, अच्छा ये तो अलग बात है। आ जाओ जी देखना, तो सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज एंडोथर्मिक, इट इज नेसेसरी टू ट्राई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एज प्रिपरेशन टू प्रिवेंट इट्स डीकॉम्पोजिशन। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड, अ बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स कैन बी यूज। बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स इज कि ये रिएक्शन को अलग 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 दो तीन कंपार्टमेंट्स में करने का। ठीक है, प्योर ओजोन कैन बी कंडेंस्ड इन वेसल सराउंडेड बाय लिक्विड ऑक्सीजन। प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्योर ऑक्सीजन इज अ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड। आ जाओ ये बात समझते हैं बच्चे। आप किसी भी कलर को उठा लो और आप कंसंट्रेट करते जाओ, देखो वो डार्क होता जाएगा, दिखा आपको? किसी भी कलर को डालो, ब्लू को और पास लाओगे डार्क ब्लू हो जाएगा, और पास लाओगे वायलेट ब्लैक टर्न करने लगेगा कि नहीं लगेगा? गाढ़ा होगा तो यही हो जाएगा ना, देखा आपको? नहीं? यस सर। ठीक है, अगर आप ऑरेंज को बहुत ज्यादा भरोगे रेडिश होने लगेगा, और करोगे तो मरूनिश होने लगेगा, वही चीज है। ठीक है, ओजोन हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड स्मॉल कंसंट्रेशन इज हार्मलेस, हाउएवर द कंसंट्रेशन 100 पार्ट्स per ब्रीदिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल रिजल्टिंग टू हेडेक एंड नॉजिया। ठीक है, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली भी अनस्टेबल। अभी मैंने आपको बताया कि वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, डीकम्पोजिशन टू रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ हीट। कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ऑटोमेटिकली होना चाहेगा। एंड इन इंक्रीज इन एंट्रोपी, आपको दिखा ना। देखो मैंने आपको पूरा अभी ये जो बात समझाया, मैंने इस हिसाब से समझाया कि ये वाला रिएक्शन कैसे गंदा ही डेल्टा जी पॉजिटिव बन रहा है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन ना, डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये थर्मोडायनेमिक्स के लिए फेवर्ड है, ये बनेगा तो ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए अपने आप ये बन रहा होता है। क्या ये बात समझ में आया? मतलब ये अगर किया तो ये बनने का चांस ज्यादा है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई जो मैंने बोला यहाँ पर? Yes, sir. ठीक है। ठीक है, नेगेटिव ये पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हो। ड्यू टू ईज इन एटम्स नेसेंट ऑक्सीजन, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल इट ऑक्सीडाइजेस लेड सल्फाइड टू लेड सल्फाइड, आयोडीन टू आयोडाइड, आयन टू आयोडीन। एक और चीज, ओजोन इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर F2। ओजू इज ओजू। ठीक है, ओजोन इज यूज्ड इन ब्लीचिंग। ठीक, यहाँ तक देखना आप लोग, यहाँ तक आराम से पढ़ के देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। यहीं तक पढ़ना, इसके बाद वाला पैराग्राफ है थोड़ा सा।
डन। यस सर। आ जाओ जी, आ जाओ, इस बात को समझते हैं। चलो जी, देखना सारे लोग, आपके पास क्या है, ओजोन ने इसका ऑक्सीडेशन किया है। ठीक है, ओजोन में क्या हुआ, ओजोन ऐसे टूट जाता है, O3 इज O2 + O। ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे गया, सल्फर किस में हो गया, Pb+2 में था, तो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके PbSO4 में कन्वर्ट कर लिया, O2। अब ये वाला रिएक्शन देखना। ठीक है, यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो I- को इसने ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट किया। When ozone reacts with excess of potassium iodide solution buffered with borate buffer वगैरह बफर सॉल्यूशन में हम ये काम करते हैं, आयोडीन is liberated which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfate। ओके, आपको अगर नहीं पता तो I- को I2 में कन्वर्ट किया, एंड I2 को सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, जो कि किस में जाएगा आपके पास वापस से Na2S2S2O6। याद आया आपको, Na2S2O6। एक मिनट बनाने देना इसको। ठीक है, आपका S4O6 2-। एक बार इसको मुझे थोड़ा सा एक बार चेक करने दो। आई बात समझ में, ये आपका S4O6 2- बनता है। ठीक है, S2O3 आपके पास कुछ इस तरीके का होगा इसका स्ट्रक्चर, S, OP- एंड OP- डबल बॉन्ड O। ठीक है, Na2S2O3, Na2S4O6 2-। ठीक है, थायोसल्फेट ये बनता है सल्फेट आयन में, इसमें लिखा भी हो, ताकि बताए था सोडियम थायोसल्फेट। अच्छा, इसमें आगे का नहीं लिखा हुआ है। देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको रिडॉक्स में रिएक्शन दिखा दूंगा एग्जैक्टली क्या होता है। आपने I- को I2 में कन्वर्ट किया, और I2 ना स्टार्च के साथ कैसा कलर देता है, कोई बताएगा मुझे जल्दी से, ब्लू। डीप ब्लू। ठीक है, ठीक है। ब्लू कलर कर देगा। अब क्या है, अगर आप इस I2 को इसके साथ टाइट्रेट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि I2 कितना बना है। हमें ये पता चला, हम उल्टा काम करें, हमें ये पता ये खर्च कितना हुआ पता चल गया, हमें इसके ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गए, तो हमें इसके ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गए। अगर हमें इसके ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गए तो हमको ओजोन के ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गए। तो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि ओजोन कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ, जो रिडॉक्स में है। ये रहा बच्चे, ठीक है, आया समझ में, देखो यही है ना S4O6 2-। देखा, ठीक है, क्या कोई यस डाउट सर। है। ठीक है, तो ये रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना कितना खर्च कितना हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास यही लिखा है, देखो अब यही चीज लिखा है, दिस इज अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग O3 गैस। क्लियर। When ozone reacts with excess of potassium iodide solution buffered with iodine is liberated, तो ये पूरा का पूरा कहानी लिखा हुआ है। Experiments have shown that nitrogen oxides nitric combine very rapidly with ozone, and there is thus the possibility that nitrogen oxides emitted from the exhaust system of supersonic jet might be slowly depleting the concentration of ozone। देख लो आप, ये रिएक्शन है, जेट प्लेन के एग्जॉस्ट है। अनदर थ्रेट टू ओजोन लेयर इज प्रॉपर्ली, ये सब बहुत पुरानी बात है, अब तो ओजोन लेयर बनना शुरू हो गई है। द टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ द ओजोन मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल एंड द मॉलिक्यूल इज एंगुलर एज एक्सपेक्टेड। इट इज हाइब्रिड टू फॉर्म से, एक बार रीड करके देख लो जी, कोई डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ये वाला पेज पूरा देख लो, अगर आपको जरा सा भी डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सल्फर के एलोट्रोप्स देखेंगे।
देख लो भाई, जल्दी से बताओ फिर हम आगे डिस्कस करें। अब पी ब्लॉक काफी बोरिंग हो गया क्या? स्टार्टिंग में था। अभी ठीक हो गया? यस सर। अभी इंटरेस्ट आने लगा? यस सर, स्टार्टिंग में बोरिंग था, अब तो ठीक है। स्टार्टिंग में कौन से वाले टॉपिक में, वो जब मैं शुरुआत में ट्रिक्स बता रहा था? नहीं, उसके बाद थोड़ा सा था चार्ट वगैरह में ग्रुप 15 के। अच्छा, वो ग्रुप 15 ना, ग्रुप 15 काफी बड़ा है। अब देखना, ग्रुप 15 में बहुत कुछ है, बट कोई बात नहीं। आपको लग रहा होगा उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं, और इसमें ना कम काम में ज्यादा फायदे हैं, मैं बता रहा हूँ पक्का से। तो मुझे तो ग्रुप 15 ज्यादा अच्छा लगता है, बल्कि क्या चीज? ग्रुप 15 ग्रुप 15 ज्यादा? अच्छा लगता है, मतलब 16 से जो हाँ तक है। नहीं, अब तो 15 16 17 18 तो बहुत ही आसान है, मतलब उसमें तो कुछ खास है ही नहीं, उसमें तो रिएक्शंस भी इतनी ज्यादा नहीं है। बड़ी सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस है। ग्रुप 15 तो है, काफी कुछ है उसमें। चलो जी, आर वी डन इसमें? यस सर। ठीक है। आ जाओ जी, इस पूरे के पूरे की हम बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। तो एलोट्रोप तो आप समझते हो कि एक से ज्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करना होता है। तो सल्फर के दो एलोट्रोप्स हैं, एक अल्फा फॉर्म, एक बीटा फॉर्म। और आप जो सल्फर के एलोट्रोप्स हैं उनको इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उनको इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हो। ये सल्फर का स्पेलिंग सही लिखा था मैंने, यू आ रही होता है। यू। हाँ, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ, एलोट्रोप्स। ये देखो, ठीक है। आपके पास क्या है, सल्फर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसमें अल्फा और बीटा का शायद से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। चलो छोड़ो, फिर तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास तीन टाइप के फॉर्म है, बट हमारे पास एनसीईआरटी में बहुत ही कम लिखा है, जो लिखा हम वही देखेंगे। ठीक है, आपके पास अल्फा है, दैट इज रोम्बिक, एंड बीटा इज गोइंग टू बी मोनोक्लिनिक। अगर आपको देखना है एक्स्ट्रा, दैट इज आपके पास बीटा फॉर्म भी होता है मोनोक्लोनिक का, और एक गामा फॉर्म भी होता है, इसका डेंसिटी और भी ज्यादा होता है, बट लेट्स कीप इट टू दिस। ठीक। तो आपके पास मोनोक्लिनिक बीटा फॉर्म एंड रोम्बिक अल्फा फॉर्म। अगर आप इसमें देखोगे अल्फा और बीटा, तो इनको ना हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप 369 देखो, ये टेम्परेचर भी बहुत मस्त है, 369 डबल और 369। अगर 369 से ऊपर जाओगे तो बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल, 369 से नीचे जाओगे तो अल्फा फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, 369 से अल्फा फॉर्म, तो मुझे ऐसे याद है, अल्फा 369 बीटा, देखा? ऐसे याद है, अल्फा 369 बीटा। चलो जी, अल्फा 369 बीटा। तो और 369 को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसमें दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, तो आप इसको ये रीड करके देख सकते हो। इसमें आपका क्या, दिस एलोट्रोप इज येलो इन कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई नहीं पूछेगा, रोम्बिक सरफेस एवापोरेटिंग। ठीक है, एंड रोल ऑफ सी, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व्स टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन एंड दिस। ठीक है, टाइप पास है, इट इज सॉल्युबल इन CS2। आप इसको रीड करके देखो, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिशन टेम्परेचर समझ में आया कि दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं 369 पे, तो उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। एक और बात सुन लो, आपके पास ये क्राउन फॉर्म है, एक चेयर फॉर्म है, दो डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स है, इसको बोलते हैं एंगल सल्फर। अगर आपको याद रखना हो, एंगल सल्फर के लिए हम बात करें, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, आपके पास सल्फर की बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, C6 to S20 तक आने लगा है अब।
ठीक, आपका S2 इज एग्जैक्टली सेम एज O2, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होता है, ऑक्सीजन भी आपका पैरामैग्नेटिक होता है। व्हाट वाज पैरामैग्नेटिक? कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? व्हाट वाज पैरामैग्नेटिक? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, S2 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट बट वेपर डज। एक बार यहां तक आप रीड करके देखो, और वो भी 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहा है, 1000 केल्विन के ऊपर, काफी हाई टेम्परेचर्स पे। एक बार आप इसे रीड करो, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, जल्दी से देखो यहाँ तक। चलो जी, डन है, रीड किया। यस सर। चलो जी, यहाँ तक आप बस इसको यहाँ तक रखो। हमारा नेक्स्ट क्लास में ग्रुप 17 भी शुरू हो जाएगा, आधा खत्म भी हो जाएगा। ग्रुप 17 तो खत्म ही कर देंगे, मतलब 2 क्लास और ये चैप्टर खत्म है, फिर मैं DNF शुरू करा दूंगा। आपको कोऑर्डिनेशन तो नहीं करना ना इससे पहले? आप लोग का एक बार मुझे टेस्ट शेड्यूल बताना, कोई टेस्ट तो नहीं फंस रहा? नो सर। नो सर। अगला टेस्ट DNF का टेस्ट कब है? कोऑर्डिनेशन का टेस्ट कब है? सितंबर में है। सितंबर में, ओके। चलो मैं बंद ही कर